मैं आपका M2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल M2 टेक्निकल में स्वागत करता हूं। आज हम सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंजाब का कोई जेई का एग्ज़ाम है, एसडीओ का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है और या कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सर्वे आपके लिए ये इनफ होगा। इसमें हम सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी देखेंगे कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में कैसे आए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सर्वे का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 10 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि सर्वे की इंट्रोडक्शन क्या है, सर्वे होता क्या है, कि टाइप्स ऑफ सर्वे क्या है। उसके बाद है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे जो बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास सर्वेइंग के लिए, चेन। मतलब इसमें हम सारा चेन के बारे में पढ़ेंगे, चेन सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंपास सर्वे, कंपास सर्वे में हम कंपास के बारे में पढ़ेंगे, बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थेडोलाइट और टैकोमीटर। थेडोलाइट के बारे में हम, थेडोलाइट से क्या करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल को हम मेज़र करते हैं। थेडोलाइट और टैकोमीटर हम साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेवलिंग एंड कंटूरिंग, और फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग, कर्व्स, इंट्रोडक्शन टू जीपीएस टोटल स्टेशन एंड लास्ट थ्योरी ऑफ एरर्स। अब इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल जो पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें तकरीबन इस लीनियर मेजरमेंट में भी न्यूमेरिकल होते हैं, कंपास सर्वेइंग में भी न्यूमेरिकल होते हैं, फिर लेवलिंग में भी न्यूमेरिकल हैं, टैकोमीटर में भी न्यूमेरिकल्स हैं और कर्व्स में भी न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी ऑफ एरर में भी लिटिल न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा करंटली जेई का एग्ज़ाम है तो उसमें जो अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल जो इन्हीं चैप्टर से आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर में से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे और बाकी थ्योरेटिकल आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग होता क्या है। सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है, सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या मीनिंग है इसका, कि सर्वेइंग में करते क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है। सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है कि हमने अपने पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने, अगर हमारे पास ये बिल्डिंग है, हमने अर्थ की सरफेस पे अपनी जो लोकेशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर बिल्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वेइंग। अब सर्वेइंग में 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होती हैं आगे, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक हमारे पास कर्व में होती है, मतलब एक पूरा, अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रेट नहीं होता, वो हमारा कर्व होता है। तो जब जिस केस में हम अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं कर रहे उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वेइंग। अगर हम अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। यही इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्लम्ब लाइन। अकॉर्डिंग टू प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन क्या है कि जैसे अगर हम, हमारे पास एक प्लम्ब बॉब होता है, ये मान लो हमारे पास अर्थ की सरफेस है, हमने प्लम्ब बॉब यहाँ से नीचे लटकाया है इसे, एक पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, यहाँ से भी प्लम्ब बॉब लटकाया नीचे की तरफ। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, प्लेन सर्वेइंग। और दूसरा केस क्या है कि अगर ये जो प्लम्ब लाइंस हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ पे आके मीट कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वे। आ जाना चाहिए सभी को समझ कि प्लेन और जियोडेटिक में डिफरेंस क्या है। प्लेन में क्या है कि प्लम्ब लाइन क्या है, हमारे पास पैरेलल है, और जियोडेटिक में क्या है भी वो अर्थ के कर्वेचर पे
मीट कर रही है, सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ पे आके मीट कर रही है। और इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है कि हम कब कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये जो मतलब प्लेन कब होगा और जियोडेटिक कब होगा। वो अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें, अगर एरिया हमारे पास ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है तो ये होगा हमारे पास, इससे ज़्यादा हो गया तो वो सर्वे को कंसीडर करेंगे हम जियोडेटिक में। अगर इससे कम है एरिया के अकॉर्डिंग तो उसको हम बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। कुछ बुक्स में ये आपके पास 260 किलोमीटर भी है, 260 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये 195.5 स्क्वायर किलोमीटर ही है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है एग्जाम में तो 260 है तो आप 260 को टिक कर देंगे। ये वैसे ये सही है, सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 195.5 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने टाइप्स देखा भी प्लेन और जियोडेटिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में क्या है, हमने अकॉर्डिंग टू एरिया की हम कहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि हम स्काई में सर्वे कर रहे हैं या लैंड पे कर रहे हैं या वाटर पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड सर्वे। लैंड सर्वे क्या होता है कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर सर्वे कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैंड सर्वे, नेम से ही डिफाइंड हो रहा है। आगे लैंड सर्वे की टाइप्स हैं, टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे का क्या मीनिंग है कि हम जर्नल फीचर्स देख रहे हैं ग्राउंड के, जर्नल फीचर्स ऑफ ग्राउंड। जर्नल फीचर्स ऑफ ग्राउंड का क्या मीनिंग है हमारे पास यहाँ है कि भी कहाँ पे हमारे पास हिल है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे कोई मैन मेड स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस एक्सेट्रा, वो किसमें वो उसका जो हम सर्वे कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं टोपोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट है कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे का क्या मीनिंग है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कि अलग अलग हमारे पास पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स डिवाइड हुई हैं कि ठीक है ये हमारे पास पंजाब है, इधर हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो हमारे पास बाउंड्रीज डिफाइन करना स्टेट्स की अलग या आगे सिटीज़ की बाउंड्रीज डिफाइन करना, वो उसके लिए भी सर्वे करेंगे। उस सर्वे को हम क्या बोलेंगे, कैडस्ट्रल सर्वे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रॉपर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए कौन सा सर्वे करते हैं, तो वो है कैडस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या आएगा कि आपका सिटी के अंदर अंदर सर्वे कि कहाँ पे हमारे पास रोड्स हैं, कहाँ पे हमारे पास वाटर सप्लाई की पाइप्स हैं, कहाँ पे हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का क्या मीनिंग है कि जो हम स्काई पे सर्वे कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्स की पोजीशन देख रहे हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन देख रहे हैं, वो जो सर्वेइंग है वो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, बाय नेम डिफाइन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, इसका क्या मीनिंग है कि हम वाटर पे जो सर्वे कर रहे हैं वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे की, मतलब हम सी लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो सर्वे कर रहे हैं वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मतलब एक इजी क्वेश्चन अगर आता है तो ये आएगा ही आएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो उसका आंसर क्या है, होल टू पार्ट। अब इसको हम समझते हैं कि होल टू पार्ट का मीनिंग क्या है। कि जैसे अगर हमारे पास ये एक एरिया है, इसका हमने सर्वे करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होगा कि हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, कि हम पहले मेन जो बाहर की लाइन है उसको एक्यूरेटली हम प्लॉट करेंगे, जो बाहर की लाइन है उसको हम एक्यूरेटली प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे। फिर ये हम आगे लीनियर मेजरमेंट में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फिर एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन, फिर उसके बाद हमारे पास एक चेक लाइन होती है और टाई लाइन होती है। ठीक है, करना क्या होता है हमने कि हमने बाहर से अंदर की तरफ आना है और जो बाहर मेजरमेंट लेनी है वो काफ़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर अंदर के आपके पास उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास एरर्स है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी, एरर्स इसमें कम आएंगी। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ चलोगे कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने क्या किया कि
जैसे ये एरिया है आपके पास, ये बिल्डिंग है, आपने सीधा ही यहाँ पे एक टाई लाइन लगाई और यहाँ से मेजर करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, एरर्स काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल क्या है, होल टू पार्ट, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, होल टू पार्ट। ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, जेईई के एग्जाम में आता है होल टू पार्ट, एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल क्या है, लोकेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट, कि हमने एक पॉइंट को लोकेट करना है। मान लो हमने यहाँ पे आर पॉइंट को लोकेट करना है और पी और क्यू हमें, ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमने आर पॉइंट को अपने शीट पे लाना है, तो पी और क्यू क्या है हमारे पास डिफाइंड, हम क्या करेंगे, या तो पी, इसको नाम देते हैं ओ, या तो ओ और क्यू को मेजर कर लें और आर को, मतलब दो आपने मेजरमेंट ले ली, ओ क्यू और ओ आर की। फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे एक ऑफसेट लगा देना है, 90 ऑफसेट 90 डिग्री पे लगा दिया, आपके पास ये आर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप पी और आर के बीच में एंगल देख लो, θ1 है, क्यू मतलब एंगल आपने देख लिया, θ1 कौन सा एंगल हो गया, क्यू पी और आर, क्यू पी और आर। θ2 एंगल कौन सा हो गया, पी क्यू और आर। अगर ये दोनों एंगल आपके पास हैं तो आपने एंगल देख के दो लाइंस लगानी है, जहां पे इंटरसेक्ट कर गया वो आर पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था सेकंड प्रिंसिपल कि हमने दो पॉइंट से एक पॉइंट को लोकेट करना। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्केल। स्केल क्या होता है कि जैसे अब हमारे पास ग्राउंड पे हमें पता है कि जो हमारे पास एरिया होता है वो किलोमीटर्स में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, लेकिन अब इसको हमने शीट पे ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। अब स्केल का मीनिंग क्या है कि जैसे वहाँ पे मान लो हमारे पास 10 मीटर है, तो हमें पता है कि शीट पे हम 10 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस 10 मीटर को अकॉर्डिंग टू शीट 10 सेंटीमीटर में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही एरिया बड़ा तो 1 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम मतलब स्केल की डेफिनेशन पे ही आ जाते हैं कि स्केल है क्या, कि आप मैप पे कितना डिस्टेंस है और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है। अगर मान लो आपके पास ग्राउंड पे डिस्टेंस है 10 मीटर और उसको आप मैप पे कितना शो कर रहे हो, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या आपके पास स्केल बन गया 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, कि मैप का आपके पास 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, ग्राउंड के 10 मीटर के इक्वल। तो इसको रिप्रेजेंट करने, स्केल को रिप्रेजेंट करने में इसकी दो टाइप्स है कि रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से कर सकते हैं। इंजीनियर स्केल मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे कि आप इसको 10 ही लिख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो एक्चुअल में ग्राउंड पे कितना है, 10 मीटर, ये हमें डायरेक्ट बता रहा है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर का क्या मीनिंग है कि आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। रेशो, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर को RF भी बोलते हैं। क्या करना है, हमने इसको लिखना है रेशो की फॉर्म में। रेशो की फॉर्म में इसको कैसे लिखना है कि जो हमारे पास मैप डिस्टेंस के यूनिट्स होंगे उस और जो हमारे ग्राउंड के यूनिट्स होंगे दोनों को सेम करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10, इसको कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो हम मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट। रिप्रेजेंटेशन फैक्टर को कैसे RF भी बोलते हैं। इसको हमने क्या करना होता है कि रेशो में करना होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो क्या करना है, जो हमारे पास मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या किया 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गए, यूनिट्स सेम हो गए, ऊपर और नीचे क्या है, सेंटीमीटर है। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट हो गए, तो हमारे पास स्केल का आ गया 1/100। अब ये क्या RF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर मैप पे है वो ग्राउंड पे कितना है, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसके मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपने इसमें बताना है कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा है और स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपने बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कैसे देखेंगे हम,
अगर आप यहाँ पे देखें तो स्केल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड डिस्टेंस। तो जहाँ पे हमारे पास ग्राउंड डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे स्केल क्या होगा, कम होगा। तो पहले अगर हम यहाँ पे लार्जेस्ट फाइंड आउट करें तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सभी वैल्यूज आरएफ में ही होनी चाहिए, फिर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको हम करते हैं 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1:1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1:1000। और ये क्या हो जाएगा 1 mm इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये कितना हो गया हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो ये कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है कि 1 mm इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमें पता है यहाँ पे कि क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। तो इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 1:10⁻6। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा है, तो लार्जेस्ट के लिए क्या होगा कि जिसमें हमारे पास ग्राउंड डिस्टेंस सबसे कम होगा वो होगा हमारे पास लार्जेस्ट स्केल। तो अगर इन सभी में देखें हम, ये हो गया हमारे पास 10⁵, 10⁴, 10⁻3। तो अगर हम इसमें देखें कि ग्राउंड डिस्टेंस सबसे कम किस में है, तो वो है हमारे पास 10⁻3 में, सी ऑप्शन। तो ये जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जहाँ पे हमारे पास ग्राउंड डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम श्रंक या एक्सटेंडेड स्केल। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मान लो 90-80 का कोई प्लान पड़ा हुआ है, पूरा मैप है, काफ़ी बड़ा है, तो उस पर आप देखोगे कि वहाँ पे हमारे पास एक ना स्टैंडर्ड लाइन होती है। स्टैंडर्ड लाइन कुछ ऐसे होती है, वहाँ पे लिखा होगा कुछ डायमेंशन, मान लो हमारे पास 10 सेंटीमीटर वहाँ पे मार्क होती है। ये क्यों मार्क होती है कि जैसे मान लो हमारे पास, अब जब हमारे पास वो ड्राइंग बनी, जब शीट बनी, तो हमारे पास मान लो विंटर सीजन था। अब जब हम चेक कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारे पास समर सीजन है। तो होगा क्या कि जो मैप है हमारा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो अगर मान लो हमने उस मैप में से कोई भी डायमेंशन देख रहे हैं तो वो डायमेंशन गलत होगी। जो स्केल वहाँ पे मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो गलत आएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें श्रिंकेज स्केल निकालना पड़ता है। तो श्रिंकेज स्केल से फिर हम देखते हैं कि उस ड्राइंग में हमारे पास जो, अगर हम स्केल से मेजर करते हैं तो ओरिजिनल स्केल क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ क्या होगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि श्रिंकेज फैक्टर क्या है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर थी, अब मान लो ये 9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये श्रिंक कर गई। तो हमारे पास क्या होगी रेशो, श्रंक लेंथ कितनी श्रंक हुई 1 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, श्रिंकेज फैक्टर 1/10 मतलब 0.1 क्या हो गया श्रिंकेज फैक्टर। अगर हमने फिर श्रिंकेज स्केल निकालना है तो वो क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1/10। तो ओरिजिनल स्केल मान लो यहाँ पे आपके पास स्केल था 1/2500, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2500। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास श्रिंकेज स्केल आ जाएगा। एक हम श्रिंकेज लेंथ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या, क्वेश्चन क्या है, मैप हैज श्रंक, कि मैप जो है हमारा श्रंक हो चुका है। 10 सेंटीमीटर जो लाइन थी वो अब क्या शो कर रही है, 10 मीटर लॉन्ग रेफरेंस लाइन इज नाउ रीड एज 9.4 सेंटीमीटर। कि ये जो लाइन है पहले 10 थी, अब कितनी शो हो रही है 9.4 सेंटीमीटर। इफ ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। की जो ओरिजिनल स्केल था तब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें आरएफ की फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2500 आरएफ की फॉर्म में। हमने निकालना क्या है,
लेंथ ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड इफ मेजर्ड लेंथ इज 8.2 सेंटीमीटर। कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ग्राउंड जो हमारे पास मैप में शो हो रही है 8.2 है, तो हमारे पास ओरिजिनल में कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, श्रिंकेज स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले श्रिंकेज स्केल निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर मैंने क्या आपको क्या बताया, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक लेंथ कितनी है 9.4 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो शायद हमने जो पहले लिखा था वहाँ पे भी जो आना था, वहाँ पे श्रंक लेंथ कितनी आनी थी जो मेजर हुई थी बाद में, मतलब 9 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर। वहाँ पे हमने पहले 1 लिखा था, उसको आप करेक्ट कर लेना कि 9 सेंटीमीटर वहाँ पे आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि श्रंक फैक्टर क्या होगा, अब जो श्रंक लेंथ कितनी है 9.4 और ओरिजिनल कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे श्रंक फैक्टर क्या हो जाएगा 0.94। फिर हमने ओरिजिनल श्रंक स्केल निकालना है। श्रंक स्केल का क्या फॉर्मूला है, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रंक फैक्टर कितना है 0.94 और ओरिजिनल स्केल कितना है 2500, 1/2500। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व भी कैसे करना है, ये होगा तो कैलकुलेटर से ही। तो इसके लिए क्या करोगे आप कि इसको लिखेंगे हम कुछ इस फॉर्म में कि जैसे 0.94 है तो 94/100 और ये ऐसे होगा 100/94। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 2500 से, तो ये आपके पास कुछ स्केल आएगा 1/2659.57। ये आपके पास क्या आया श्रिंकेज स्केल। अब इसका क्या मीनिंग है कि 1 सेंटीमीटर हमारा मैप पे ग्राउंड पे कितना है 2659.57 सेंटीमीटर। तो हमने कितनी लेंथ निकालनी है 8.2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 8.2 मल्टीप्लाई 2659.57, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड अकॉर्डिंग टू श्रिंकेज स्केल। ये आपका कुछ आ जाएगा 218.08 मीटर्स में। ठीक है, ये आपका है सेंटीमीटर्स में, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर देना, तो ये आपका आएगा 218.08 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लैब में किया भी होगा। आपने देखा है कि नीचे वहाँ पे एक नीचे स्केल होता है और उसके ऊपर भी एक स्केल होता है जो मूवेबल होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेन स्केल। के नीचे आपके पास मेन स्केल होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि वो हम क्यों यूज़ करते थे वर्नियर कैलिपर की, हमारे पास यहाँ पे जो जिसकी भी हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं वो क्या हो थोड़ी एक्यूरेट हो। वर्नियर स्केल का मेन पर्पस क्या है, एक्यूरेसी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे अगर हम उस जिस भी हम रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग क्या होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस डेल्टा। डेल्टा का क्या मीनिंग है यहाँ पे, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे होती है, एन डैश इंटू डेल्टा। अब डेल्टा का मीनिंग क्या है, लीस्ट काउंट। कि हमारे पास जैसे हमारे पास जो स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, जो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 1 mm। लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या है कि हम मिनिमम से मिनिमम उस इंस्ट्रूमेंट से कितनी रीडिंग मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास उस स्केल की बात करें 30 सेंटीमीटर स्केल की, तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 1 mm। तो ऐसे ही वर्नियर के अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब अलग अलग स्केल, वर्नियर स्केल की अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा है वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी कि जो भी स्केल का हमारे पास लीस्ट काउंट होगा मल्टीप्लाई बाय एन। एन डैश का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ डिविजन्स अ लाइन।
नंबर ऑफ डिविजन्स अलाइन, मतलब कि मेन स्केल के कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नीचे मेन स्केल है और ऊपर वर्नियर स्केल है, तो कि जहाँ पे जाके ऊपर वाली, अगर किसी ने लैब में यूज़ किया होगा तो उसको अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या करते थे उसमें हम, कि जो ऊपर वाली लाइन होती है और नीचे लाइन को जहाँ पे वो एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते थे, तो वो हमारे पास वो जितने भी डिविजन्स के बाद आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स अलाइन। तो यहाँ पे हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आएगी, एन डैश इंटू डेल्टा। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं वर्नियर स्केल की जो इंपॉर्टेंट भी हैं, डायरेक्ट ही पूछते हैं, इसमें आपने जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वही याद रखने हैं। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट वर्नियर की। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो कैलिब्रेशन होती है, जो कैलिब्रेशन है वो क्या है, जैसे हमारे पास मेन स्केल की है, सेम एज कैलिब्रेशन डायरेक्शन सेम एज मेन स्केल, कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास मेन स्केल की कैलिब्रेशन है, कि जैसे हमारे पास 1 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है, इसके बाद 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही डायरेक्शन में हमारे पास वर्नियर स्केल की भी कैलिब्रेशन होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि होता क्या है कि जैसे जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, इनमें डिविजन्स का फर्क होता है कि n-1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल is divided into n divisions of main scale। इसका क्या मीनिंग है कि मेन स्केल में आपके पास अगर 10 डिविजन्स हैं तो वर्नियर में कितने होंगे, एक कम ही होगा, मतलब वर्नियर में कितने होंगे, 9 होंगे। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने की। कैलिब्रेशन किस में है, किस डायरेक्शन में है, सेम एज मेन स्केल, और यहाँ पे मेन वर्नियर स्केल में क्या होगी, मेन स्केल से एक डिवीजन कम ही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या है, जो कैलिब्रेशन है वो ऑपोजिट होगी, जो कैलिब्रेशन है वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर में वो ऑपोजिट होगी, कि अगर हमारे पास मेन स्केल की इस डायरेक्शन में है तो वर्नियर की होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में। और यहाँ पे क्या होगा, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, कि अगर मेन स्केल की 10 डिविजन्स हैं तो रेट्रोग्रेड की कितनी होगी, 11 डिविजन्स, मतलब n डिविजन्स को, 10 डिविजन्स को रेट्रोग्रेड में 11 डिविजन में डिवाइड किया जाएगा, किया होता है इसमें रेट्रोग्रेड में। और थर्ड है आपके पास एक्सटेंडेड। इसमें बस आपने ये याद रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें कि 2n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिविजन्स ऑफ 2n-1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो आपने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास डायरेक्ट वर्नियर में रीडिंग क्या होती है, वर्नियर में शॉर्टर होती है, रेट्रोग्रेड में क्या होती है, लॉन्गर होती है, और एक्सटेंडेड में भी, मतलब एक्सटेंडेड का आपने डायरेक्ट यही याद रखना है कि 2n-1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइड n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मेन लिख लेना, मेन मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया कि वर्नियर स्केल में आपके पास एक डिवीजन कम होगी, रेट्रोग्रेड में एक डिवीजन ज़्यादा होगी, ठीक है, शॉर्टर और लॉन्गर। ये 3 टाइप्स की आपके पास आ गई वर्नियर स्केल। और इसमें एक और पॉइंट होता है लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट का अगर आप वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो यहीं से हम निकाल देंगे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होगी, डेल्टा अपॉन n डैश, यहीं से निकालेंगे। लीस्ट काउंट का अगर फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट तो वो क्या होगा, डेल्टा अपॉन n डैश। तो
इसको भी डेल्टा बोला है, इसको ट्रायंगल वाला डेल्टा और इसको दूसरा डेल्टा बोला है, तो वो क्या होगा डेल्टा अपॉन एन डैश। डेल्टा आपको पता ही क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या है वर्नियर स्केल की रीडिंग है। डेल्टा क्या है वर्नियर स्केल की रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स जो अलाइन हुए हैं, उन दोनों की रेशियो क्या होगी लीस्ट काउंट। ये तीनों में एप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट में, रेट्रोग्रेड में, एक्सटेंडेड में। ये जो था ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था सारा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट लीनियर मेजरमेंट और या इसको बोल देंगे चेन सर्वेइंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बुक और क्वेश्चन नंबर आप मतलब लिख दो, तो उसको मैं सॉल्व आगे करवा दूंगा। थैंक यू।